नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की भौतिक प्रदेश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गग्गर का मैदान कहाँ अवस्थित है? गग्गर का मैदान कहाँ अवस्थित है, किन जिलों के अंदर अवस्थित है? तो ध्यान रखना, यह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो गग्गर क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो ये काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में के सबसे ऊपरी भागों में है, जहाँ प्राचीन काल से ही गग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। गग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखनी है, नाली किसे कहते हैं? तो गग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली के लिए सही है? चार ऑप्शन दिए हुए, अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ध्यान रखना, अरावली के बारे में ये जो कथन दिया है, यह जल विभाजक का कार्य करती है, तो यह अरावली के लिए एकदम सही कथन है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, बोराट का पठार है यह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। बोराट के पठार की अगर बात करें तो बोराट के पठार में गोगुंदा, धारियाबाद, इसवाल और कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र इसमें आता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को स्थानीय भाषा में बोराट के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन सी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हाड़ौती जो प्रदेश है वहाँ, जैसे झालावाड़ है, झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका मतलब है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली का दूसरा सबसे उच्चतम शिखर की बात करें तो ये शेर होगा। तो सबसे ऊपर सबसे उच्चतम शिखर की बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद शेर जो कि माउंट आबू के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 1597 मीटर है। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद अगर बात करें तो देलवाड़ा की ऊंचाई 1442 मीटर है। फिर जरगा जरगा यहाँ पे दिया हुआ है, जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है। 1431 मीटर है। इसके बाद सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मीटर है। और तारागढ़ की ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे दूसरी उच्चतम शिखर शेरगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? गर्मियों के दिनों में अपने को बताना है तापमान, एवरेज तापमान क्या रहता है। तो ध्यान रखना, अपना जो औसत तापमान है 35 डिग्री से लेकर 44 डिग्री के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भाग है जो भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भाग भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, अरावली का जो पर्वतीय अंचल है यह सबसे प्राचीन माना जाता है। अरावली पर्वत को सबसे प्राचीन पर्वतमाला माना जाता है। और इसके बारे में अगर बात करें कि राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों में सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ, उसके बाद पूर्वी मैदान भाग का निर्माण हुआ और सभी के बाद में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का विकास हुआ था। तो अरावली को प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार को क्रिटेशियस युग में माना जाता है। पूर्वी मैदान को प्लीस्टोसीन
प्रारंभिक युग में माना जाता है और थार का मरुस्थल ये प्लीस्टोसीन उत्तर युग का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है? यहाँ पे जहाँ पे बालू के स्तूप नहीं होते हैं वो कौन सा है? तो ध्यान रखना, पोखरण, फलोदी पोखरण एक ऐसे स्थान है जहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जैसे मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके अलावा पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में भी है और फलोदी तहसील के दक्षिण व पश्चिम क्षेत्रों में भी यह बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो फलोदी और पोखरण के अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है आकल गांव। आकल गांव के बारे में अगर बात करें तो ये जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में जीवावशेष पार्क यानी जिसको वुड फॉसिल पार्क कहते हैं वो बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म इसमें पाए गए हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का माना जाता है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली में वर्तमान में अरावली पर्वत कहाँ विद्यमान है? वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, अरावली पर्वत वो अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में के रूप में पाया जाता है। सबसे अवशिष्ट क्षेत्रों के रूप में इसको माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला की निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये वलित पर्वतमाला है और समय के अनुसार अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। तो अरावली पर्वतमाला के अगर बारे में बात करें तो अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला, समय अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला तथा वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो लाठी सीरीज है यह भूमिगत जल पट्टी मानी जाती है। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी मानी जाती है। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे सहारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गड़ा भी यहाँ पे कहलाता है। तो थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को थार के गड़े के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, कौन सा इसमें से अरावली प्रदेश का भाग नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, विंध्यनखंड है जो कि अरावली प्रदेश का भाग नहीं माना जाता है। बाकी आबूखंड, अलवर खंड, जयपुर खंड ये अरावली प्रदेश में पाए जाते हैं। विंध्यनखंड यह अलग है। तो ध्यान रखना, अरावली को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो है, पहला है उत्तरी अरावली क्षेत्र, दूसरा है मध्य अरावली क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी अरावली क्षेत्र। तो उत्तरी अरावली क्षेत्र ये जयपुर से लेकर खेतड़ी तक, झुंझुनू तक फैला हुआ है। मध्य अरावली ये अजमेर से राजसमंद तक फैला हुआ है और दक्षिण अरावली क्षेत्र ये राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है यह हमें बताना है। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है? इसका आंसर होगा अचलगढ़। अचलगढ़ जो कि दक्षिण अरावली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है यह हमें बताना है। पूर्व बेसिन का भाग कौन सा नहीं है? तो ध्यान, चंबल बेसिन है, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन भी है, लेकिन जो लूनी बेसिन है
वो पूर्वी बेसिन का भाग नहीं माना जाता है। तो पूर्वी बेसिन मैदान की अगर बात करें तो इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है बनास बेसिन, तो बनास और उसकी सहायक नदियाँ इसमें सम्मिलित होती है। चंबल बेसिन, जिसमें चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले शामिल हैं। और मध्य माही बेसिन, जिसको छप्पन का मैदान भी कहते हैं, यह बेसिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग और उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर ये विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग बताने। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं, ये हमें बताने हैं। तो ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं। पहला भाग है विंध्यन का पठार और दूसरा है दक्कन का पठार। पहला है विंध्यन का पठार, दूसरा है दक्कन का पठार, इसमें माना जाता है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती प्रदेश या लावा पठार भी कहते हैं, इस प्रदेश में राज्य का लगभग 6.49% भाग है। और यह पठारी प्रदेश दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विंध्यन कगार भूमि, इसका विस्तार हाड़ौती प्रदेश में है। हाड़ौती प्रदेश मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में है। और डांग प्रदेश करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंदर है। दक्कन लावा पठार की बात करें तो इसका विस्तार मालवा प्रदेश यानी कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में है। ऊपरमाल किसे कहते हैं? ऊपरमाल बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को कहते हैं। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों, दरारी उद्भेदन से जनित बेसाल्ट लावा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, छप्पन का जो मैदान है यह राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर पाया जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। मध्य माही बेसिन छप्पन का मैदान को वागड़ क्षेत्र भी इसे कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित होता है, जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग और उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर ये विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है, यह हमें बताना है। तो मालवा के पठार का विस्तार, ध्यान रखना, हाड़ौती का पठार यहाँ है। इसकी बात करें, मालवा पठार की अगर बात करें तो मालवा पठार उत्तर मध्य भारत में, पश्चिम में गुजरात के मैदान, दक्षिण और पूर्व में विंध्यन श्रेणी और उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा हुआ है। ज्वालामुखीय उत्पत्ति वाला ये पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार राजस्थान का हिस्सा है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वृहद सीमा भ्रंश फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है, किसके सहारे फैला हुआ है, ये हमें बताना है। राजस्थान में वृहद सीमा भ्रंश कहाँ फैला हुआ है? तो ध्यान रखना, ये बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, बूंदी और सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियाँ हैं इसके सहारे फैला हुआ है। तो वृहद सीमा भ्रंश की अगर बात करें तो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश है, जिसे द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है, तथा पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप कौन सा है, यह हमें बताना है। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसमें जहाँ चंबल नदी बहती है वहाँ उत्खात स्थलाकृतिक ज़्यादा बनती है। तो चंबल बेसिन की अगर बात करें तो ये धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, उत्खात स्थलाकृतिक है। इसके लिए संपूर्ण भारत में ये जाना जाता है। इस उत्खात स्थलाकृति को बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसकी स्थलाकृतियों में मुख्यतः गार्ज बन जाता है, नदी कगार बनता है, जलप्रपात यानी ध्यान रखना, एक चूलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, और शिप्रकाएँ बन जाती है,
निक पॉइंट्स बन जाता है और बीहड़ भूमि, ये सब इसकी चंबल बेसिन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ किससे बनी हुई है? जालोर की जो सिवाना पहाड़ियाँ हैं ये किससे बनी हुई है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, ये जालोर जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांटा गया है? यानी राजस्थान के कुल कितने भौतिक विभागों में इसको बांटा गया है? तो ध्यान रखना, इसके कुल 4 भौतिक विभाग हैं। तो ध्यान रखना, पहले भाग को मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, दूसरे भाग को अरावली पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथे की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। अगर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करें तो ये 61.11% भाग पर है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है और यह 12 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। अगर वर्षा की बात करें तो 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसकी जलवायु शुष्क और विषम मानी जाती है और यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। और अगर इसकी विशिष्टता की बात करें तो मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरे भाग की अगर बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, यह राजस्थान के 9.1 क्षेत्रफल पर विद्यमान है, जहाँ पे 10% जनसंख्या रहती है और ये कुल 13 जिलों के अंदर पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 7 जिले हैं और यहाँ वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ की जो जलवायु है ये उप आर्द्र मानी जाती है। यहाँ कांटेदार झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं और यहाँ की जो मिट्टी काली भूरी पथरीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है और इसकी विशिष्टता ये बहुतायत यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। अगर पूर्वी मैदान की अगर बात करें तो ये 23.3% भाग पर पाया जाता है। यहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है। ये मैदानी प्रदेश 10 जिलों के अंदर विद्यमान है और यहाँ वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है और यहाँ मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ दोमट मिट्टी यहाँ पाई जाती है और यहाँ सबसे ज़्यादा बीहड़ पाए जाते हैं। चौथे भाग की अगर बात करें पठारी प्रदेश के बारे में तो ये इसका क्षेत्रफल 6.49% है और यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है और ये कुल 7 जिलों के अंदर फैला हुआ है। यहाँ वर्षा की अगर बात करें तो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु अति आर्द्र होती है। यहाँ पे सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं और पठारी प्रदेश में जो मिट्टी है वो काली लाल कछारी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और पठारी प्रदेश की विशेषता ये है कि यहाँ पे लावा पठार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये 4 भौतिक विभाजन है राजस्थान के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक युग की चट्टानें किन किन जिलों में पाई जाती है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, यह जैसलमेर बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। तो जुरासिक युग की अगर बात करें तो इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं तो ये मध्यजीवी महाकल्प इसको कहा जाता है। और जुरासिक युग है ना, वो 1800 लाख वर्ष पूर्व का है। जैसलमेर में जुरासिक काल के लाठी श्रेणी शैल समूह पाए जाते हैं। महासमूह की अगर बात करें तो ये बेंडेसर श्रेणी का है, बोमाती श्रेणी, बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर श्रेणी बेसिन, दक्कन गंगानगर शेल्फ, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में जितने ही भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका हमने अध्ययन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, इसके ऊपर कमेंट करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जितने भी दोस्त रिश्तेदार हैं उन सबको उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।